तैयारी एकदम शुरू से बताते हैं कैसे तैयारी। आज और लोग हो सकता है तब तक आ भी जाएंगे। आज पता नहीं सब कहाँ रह गया बाकी लोग। 11:30 ही तो टाइम था ना, 45 तो टाइम था नहीं, 35 में। अभी इसमें 6 या 7 लोग हैं ये। हाँ ज़्यादा नहीं है, 6-7 लोग नहीं हैं। तो अब देखो यूपीएससी कहते हैं मिस हो गई है तो आप यूट्यूब देखे हो मेरा? अच्छा, यूट्यूब का लिंक आपको हम भेज देंगे आज, ठीक है? आप उसको देख लेना। क्या बोल रहे हैं? ये इकोनॉमी का सेगमेंट हमको लगता है 7-8 क्लासेस आपका मिस हो गया है। आप लोगों को जब छोड़े हैं देन यहाँ पे इकोनॉमी का क्लास शुरू किया, तो वो मिस जो हुआ है वो आपको फिर से मिल जाएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। देखो कभी भी यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप लोग दरअसल होते क्या आते हैं, आप लोग होते हैं यहाँ पे, यह है एकेडमिक एजुकेशन, एई। आप लोग होते हैं एकेडमिक एजुकेशन। अब एकेडमिक एजुकेशन से आप चाहते हैं कि सीधे छलांग लगा दें, सीधे पहुंच जाए, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। आप सीधे सोचते हैं कि यहां से यूपीएससी पहुंच जाए और आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सीधे छलांग नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट लड़का हो, चाहे एकेडमिक का राज्य स्तर का टॉपर हो, नेशनल लेवल का टॉपर हो, वो भी नहीं कर सकता है यूपीएससी। सोचेगा कि ऐसे वर्टिकल छलांग लगा दें और मैं उसका सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इस मेथड पे आना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, तभी यूपीएससी होगा। और ये सीढ़ी चढ़ने में कम से कम 2 इयर्स लग ही जाते हैं, इससे कम नहीं लगेगा। 2 वर्ष निरंतर जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तब 2 वर्ष में यह होगा। 2 वर्ष क्यों? 1 वर्ष 1 इयर्स जो है ये आपका फंडामेंटल के लिए है। आप फंडामेंटल तैयार करते हैं। किस चीज का फंडामेंटल? तो सारे विषयों का फंडामेंटल तैयार करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इस तरह से जितने भी इशू हैं आपके, फिर से इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे के सारे चीज आप प्रिपेयर करते हैं। इसका फंडामेंटल आप क्लियर करते हैं 1 साल में। अब ये इतने पेपर हैं, आप काउंट करोगे तो 12 पेपर 14 पेपर आपको मिलेगा। अगर आप हर एक पेपर को भी 1-1 महीना भी टाइम देते हो तो पता चलेगा वो भी कम पड़ गया है। आप 1 महीना में हिस्ट्री कर लोगे, 1 महीना में ज्योग्राफी कर लोगे, 1 महीना में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पता चलेगा? नहीं होगा। लेकिन जब हम और आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम लोग उन्हीं बातों को, जैसे हम गारंटी देते हैं कि 2 महीना में 1 पेपर का कवर करा देंगे। इसलिए गारंटी देते हैं क्योंकि हम ये समझ करके रखते हैं कि आप एकेडमिक लेवल पर कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम अनभिज्ञ होंगे सारे विषय वस्तु से। पता चलेगा बहुत कुछ आप पहले से भी जानते थे। तो आप इस दौरान क्या करते हैं कि क्लास से जुड़ते हैं या किसी संस्था से जुड़ते हैं, तो वो संस्था आपको आश्वस्त करती है कि 1 साल में आप ये सब आपको कंप्लीट करा देंगे। वो 1 साल के जगह 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना जो भी लेना है ले लेता है, वो आपको तैयार करा देता है। ये जो समय है ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपके लिए। इस टाइम आपको रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करना है कि आपका यूपीएससी का पीटी क्लियर हो जाए, आपका यूपीएससी का मेन क्लियर हो जाए। ये अभी इस समय आपको इसकी उम्मीद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप सीढ़ी का पहला कदम पे हैं, और पहला कदम फिर दूसरा कदम जब सीख जाएंगे आप,
यानी कि ये जो फंडामेंटल क्लासेस है ये सीढ़ी पे आधा दूर तक आपको पहुंचा देता है, इस मुकाम पर पहुंचा देता है वो फंडामेंटल। उसके बाद जो बचा 1 साल, 1 साल या कह लो 16 महीना इधर है तो 8 महीना और बचा 8 महीना। 8 महीना में आप क्या करते हो? तो 8 महीना में आप इन्हीं पढ़े गए विषयों को करंट के साथ जोड़ करके तैयार करते हो। किसके लिए? पीटी के लिए। पीटी के लिए जब ये तैयार कर लेते हो तो पीटी के लिए आपके पास मात्र 2 से 3 महीना काफी होता है। इसी दौरान आप मेंस का भी तैयारी कर रहे होते हो और पीटी के बाद आपका जितना भी दिन बचता है 4 महीना 5 महीना, 5 महीने का जो टाइम मिलता है 5 मंथ का, ये 5 मंथ का टाइम होता है मेन आंसर राइटिंग का। ये स्ट्रेटेजी है यूपीएससी का। अब इसमें आप थोड़ा सा भी कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि समय कम कर लो, एकदम क्लियर समझ लो बच्चा लोग। तो कम से कम 2 इयर्स प्रोग्राम लेकर के चलो यूपीएससी के लिए, इससे कम में नहीं होगा। इसमें भी आप 100% डिवोटेड होंगे तब। आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम इसमें लगा रहे हैं, 100% आप अपना टाइम दे रहे हैं। ये ना कि 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, उसके बाद 1 हफ्ता गैप मार दिए, नहीं। आपको कंटिन्यू रखना होगा क्योंकि विषय की विविधता देख लीजिए क्या है। और अभी का जो नेचर ऑफ एग्जाम है वो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा सिलेबस कवर करना आपकी मजबूरी हो जाती है। आपसे पूछ देगा सिंपल सा सवाल, व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है भारत में? की राष्ट्रीय आय की जो ग्रोथ रेट है वो धीमी क्यों है? क्यों नहीं विकसित देशों की तरह भारत की भी राष्ट्रीय आय हो जा रही है? और सोचो छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, लेकिन उससे आपसे पूछ देगा 150 वर्ड्स में लिखिए, 200 वर्ड्स में लिखिए। तो ये जो न्यू सिलेबस या न्यू पैटर्न का यूपीएससी एग्जाम है, आपको हर एक छोटे छोटे चीजों पर कॉन्सेप्ट क्लियर मांगता है। अब सोचो ना, कभी कल्पना कर सकते हो कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का मैकेनिज्म क्या है, ये सवाल पूछा जाए, लेकिन वो सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब उन छोटी छोटी चीजों को महत्व दिया जा रहा है जो कल तक इग्नोर कर दिया जाता था। हम लोगों के समय में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। हम लोगों के समय में वही क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें कम से कम 600 वर्ड में स्टूडेंट लिख सके, लेकिन अब तो 600 वर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 150 वर्ड्स में लिखना है। तो 150 वर्ड्स में लिखने के लिए वो छोटे छोटे सब टॉपिक उठा लिए जाते हैं जो सिलेबस के किसी कोने में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको जो टाइम है अभी के माया में मत रहिए। आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो अभी का माया में मत रहिए कि 2023 में हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसको भूल जाइए। आप एग्जाम दीजिए, अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आप तैयारी का ये जो क्रम है, क्रम जारी रखिए। यानी कि जो निरंतरता है तैयारी का, आज से संकल्प लीजिए कि हमको यूपीएससी देना है और एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए 1 साल तक फंडामेंटल अपना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, 2024 में आपको एग्जाम देना है, जनवरी फरवरी के बाद आप फ्री हो जाएंगे ये सारे क्लासेस। अब आपके पास बचेगा मार्च अप्रैल मई, कम से कम 2.5 से 3 महीना। अब वो 3 महीना आप अपना करंट अफेयर्स के साथ पढ़ी हुई चीजों को जोड़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सेलेक्टिव पढ़िए, तब आपका पीटी निकलेगा। इस पढ़ाई के दौरान पीटी का भी तैयारी करें और साथ में मेंस का भी सारा आंसर नोट्स सब अपने से बनाते चलिए। दूसरे का नोट्स और आंसर पे नहीं रहना है, क्योंकि दूसरा कुछ और, दूसरे का प्रेजेंट का स्टाइल अलग होता है, आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल अलग होता है, डिलीवरी का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे हर एक ही पिक्चर को अलग अलग कलाकार को दे दिया जाए, एक ही डायलॉग को अलग अलग कलाकार को बोलने के लिए दे दिया जाए, तो हर एक कलाकार अपने अपने तरीके से बोलेगा। उसी तरह से आप लोगों के साथ भी यही होता है। इसलिए ना तो दूसरे का नोट्स पे विश्वास रखिए, ना तो दूसरे का कोई भी अपना सेल्फ मेड नोट हो या कोई भी ये हो, उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना क्रिएशन करना है। तो इस दौरान आप पीटी और मेंस दोनों ही पहलुओं को तैयार करेंगे 1 साल में। पीटी के छोटे छोटे फैक्ट याद रखेंगे, मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देन पीटी का फैक्ट भी आपको याद रहेगा। ऐसे ड्राई फैक्ट आप सोचेंगे सीधे उठा करके याद कर ले, तो पॉसिबल नहीं है जब तक से मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी तरह से एक दूसरे से परस्पर संबंधित होता है
और अंतर संबंध होने के कारण तथ्यों को हम आसानी से याद कर लेते हैं। ड्राई फैक्ट सीधे दे दिया जाए तो आपको याद नहीं होगा, ये दिक्कत होता है। तो ये जो आपका अवसर है, ये गोल्डन पीरियड है। हम हर एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप जब तैयारी शुरू करें तो उसी वर्ष की उम्मीद मत करें कि इसी वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कम से कम 1 साल अपना आंख बंद करके तैयारी कीजिए, थ्रू सिलेबस और थ्रू क्वेश्चन बैंक। इन दोनों के माध्यम से 1 वर्ष तक अपना तैयारी निरंतर रहिए। 1 वर्ष के बाद फिर आप कमर कसिए कि इस बार हमको एग्जाम देना है। देखिए आपका एग्जाम कैसा जाता है। अब आपकी तैयारी अभी हुई नहीं, अभी से टेंशन लिए हुए, पीटी होगा कि नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा, आपको अभी उधर सोचना ही नहीं है। अभी तो आपको सिलेबस पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपने ये सब किया है? नहीं किया है, तो फिर क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा। और 4 महीने में कैसे पॉसिबल है ये सारे पेपर को कवर कर लेना। सीसेट का सेगमेंट है, एप्टीट्यूड है, जीएस का पेपर है, कैसे होगा? टाइम तो लगेगा ही बच्चा। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का जो औसत समय है, उस औसत समय को तो आपको हर एक चीज का औसत समय है। रेलवे से जाएंगे तो 24 घंटा, बस से जाएंगे तो 38 घंटा, बाई फ्लाइट जाएंगे तो 2 से 2.5 घंटा लगेगा ही लगेगा, उससे कम में नहीं होगा। तो इसलिए इसको लेकर के परेशान नहीं होना कि इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इसमें आपकी समझदारी यही है कि आप इस जो वैल्यूएबल टाइम है, इस वैल्यूएबल टाइम को कैसे साइंटिफिक तरीके से, आप इस वैल्यूएबल टाइम को कैसे साइंटिफिक तरीके से मैक्सिमम यूज करते हैं। अगर मैक्सिमम यूज नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, तो आप यूपीएससी का ख्वाब छोड़ दीजिए। यूपीएससी 100% डेडिकेशन मांगता है, 100% समर्पण मांगता है। अगर आप में समर्पण की कमी है, समय का अभाव है आपके अंदर, और दूसरी बात सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप निश्चित कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि आपको करना है तो करना है। आपकी उम्र क्या है अभी विकास पवार? आप महाराष्ट्र के हो ना? कहां? विदर्भ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। कल ही एक लड़का गोवा से फोन किया था, वो भी परेशान था। उसको भी हम एडवाइस किए हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि उसका भी यही क्वेश्चन था, सर 2023 में हो जाएगा। 2023 में कैसे होगा जब आपका फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, आपको बेसिक की बात पता नहीं है, आप एनसीईआरटी लेवल का भी नॉलेज नहीं रखे हैं। अभी तो टेक्स्ट का नॉलेज बचा है, वो ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट बताओ, अभी आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है आपने। चलो हम लोग आज 2 चीजों पर बात करते हैं, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक। ये 2 बुक आपको याद रखना है, इन्हीं दोनों को अभी शुरुआत में रखना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी हम कौन सा पढ़े, कितना पढ़े। कुछ लोग एनसीईआरटी को भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी कौन सी पढ़ी जाए, ये भी कंफ्यूजन होता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो नए हैं, फ्रेशर है, उनको समझ में नहीं आता है। देखो, बुक तो बुक होता है, बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोनों का अपना महत्व है। जो नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ओल्ड में नहीं दिया हुआ है, जो ओल्ड में दिया हुआ है वो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। और जब एनसीईआरटी निकाल लोगे तब पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो पुस्तकों का भंडार हो गया, कितना पढ़ा जाए। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई भी कह देता है कि 6 to 12 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन 6 to 12 तक इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 to 12 आप उसी का पढ़िए जो जिसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं जानते हैं। मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको साइंस पढ़े, 10वीं के बाद उसने साइंस पढ़ा ही नहीं, ऐसी स्थिति में वो साइंस की बुक 6 to 12 पढ़ सकता है, लेकिन बाकी सारे पेपर के लिए वो 10वीं 11वीं यानी 10 to 12 तक पढ़ ले, काफी है, काफी है। और हमसे जब जुड़े रहेंगे तो हम आपको
एनसीईआरटी का विशेष टॉपिक, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे या आपको हमको पता चलेगा कि आपको देना चाहिए, समझाना चाहिए, तो आपको हम वो टॉपिक ही दे देंगे, आपको किताब से कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन आपको जब शुरुआत करना है स्वयं से, तो कैसे करेंगे? क्या 6 to 12 एनसीईआरटी निकाल करके बैठ जाएंगे? पता चलेगा नहीं। आप देखो, जैसे मान लो कि आजकल तो सबका पीडीएफ उपलब्ध है, आपके पास पीडीएफ है तो ठीक है, नहीं है तो हार्ड कॉपी मंगा लीजिए। पहले आप पीडीएफ देखो, हार्ड कॉपी बाद में मंगाना है। आपको पीडीएफ दे दिया गया दोनों का ही, ओल्ड का भी और न्यू का भी। अब आप उसमें देखो कि आप ओल्ड और न्यू में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको आप नहीं जानते हो। जैसे 6 क्लास का एनसीईआरटी निकाल लिए हिस्ट्री का, न्यू वाले भी ले लिए और पुराने वाले भी ले लिए, दोनों ले लिए। अब देखो कि कौन कौन सा चैप्टर है, पता चलेगा दोनों में एक ही है, तो कोई एक सेलेक्ट कर लो, पढ़ना है तो एक ही सेलेक्ट कर लो। और अगर आपको ज्यादा, एक बात समझ लो, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है कि एनसीईआरटी पर अगर कमांड हो गया, देन आपको क्लास पूरी तरह से समझ में आने लगेगा। अभी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्लास भी समझ में नहीं आता होगा, हमको पता है, क्योंकि उनको एनसीईआरटी भी नहीं पता है। तो क्लास को समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ये मत समझो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लड़कों के मन में ये होता है कि एनसीईआरटी से तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, जाते हैं तो क्यों हम पढ़ करके टाइम वेस्ट करें। ये उनका भ्रम है, वो आपको मेंस में काम आएगा। अब मान लो हम कह दिए कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, सिंपल एक सवाल पूछे, संस्कृति क्या है। अब एनसीईआरटी में पूरी तरह बढ़िया से दिया हुआ होगा आपको यही संस्कृति के बारे में, क्या है संस्कृति, विथ एग्जाम्पल एक चैप्टर ही होगा संस्कृति का। अब जब संस्कृति आप जान जाएंगे, देन आपका कल्चर का जो जीएस का पार्ट है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तो एनसीईआरटी आप डिसाइड कर लो कि आपको एनसीईआरटी में कम से कम जो आप 16-17 महीने का टाइम दिए हैं, आप क्लास कर रहे हैं, करते रहिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, जो भी है। लेकिन एनसीईआरटी के लिए आप मिनिमम मान करके चलो कि हमको 4 महीना, 4 मंथ एनसीईआरटी पढ़ लेना है। 4 मंथ के अंदर में सारे एनसीईआरटी कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार एनसीईआरटी का किताब इस पार से उस बार कर दीजिए। अब आपको उसके लिए घर में 10 घंटा टाइम देना पड़े, 8 घंटा टाइम देना पड़े, वो आपका लुकआउट है, आप देख लो। वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम दे करके उसको कमांड कर पाते हो, वो आपका समस्या है। पूछ सकते हैं, क्लास है, क्लास में आते ही हैं, क्लास में पूछिए, पर्सनल पूछना है पर्सनल पूछ लीजिए, कहीं भी दिक्कत है। आप लोग के लिए तो ओपन मंच है, ओपन प्लेटफॉर्म है। अब पहले वाला जमाना थोड़ा ना, अब तो फोन का जमाना है, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन टिक करो, हमसे पूछ लो, हम मैसेज कर देंगे या क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लास में है तो क्लास में पूछ लीजिए, सर इसका मतलब क्या होता है, क्या है, किस चिड़िया का नाम है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कम से कम 4 महीने का समय देना पड़ेगा। मनीषा 11:30 का टाइम है, तुम अभी आ रही हो। अच्छा, तो कम से कम आप एनसीईआरटी को 4 महीने तक 3 बार पढ़िए। जहां डाउट हो क्लास में पूछ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, एनसीईआरटी में अब आपको और मजा आएगा तब जब मान लो कोई टॉपिक क्लास में चल रहा है। मान लो हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी इकोनॉमी का सेगमेंट आप लोग का चल रहा है, तो इकोनॉमी में हम लोग वैरायटी ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे हैं। आज हम सोचे थे कि अर्थव्यवस्था में कैसे किसी देश को विकसित, अल्प विकसित और विकासशील कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में बात करें। लेकिन आज अब नहीं हो पाएगा, आज हम लोग इसी चीज को ही समझ लेते हैं, ये ज्यादा जरूरत है। अब मान लो हम वैरायटी ऑफ या अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने अल्प विकसित या अंडर डेवलपिंग, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित की बात की कि विकसित, ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है।
अब ये तीनों चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मान लो हमने इन सब चीज पर चर्चा किया, आपने सुना, आपने लिखा, आपने समझा, तुरंत एनसीईआरटी का बुक निकालिए और उसको ढूंढिए। एनसीईआरटी में विकसित को कैसे पढ़ाया गया है, अल्प विकसित को कैसे और विकासशील को कैसे, और हमने क्या पढ़ाया। अब हमने जो पढ़ाया उसका आपका वो सप्लीमेंट है, सरप्लस है वो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही हम ये चीज आपको बताएंगे, आप यहाँ पे 1 घंटे में पूरा कवर कर लेंगे, या अगर थोड़ा सा स्लो है तो 2 घंटे में आप पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 आवर आपके लिए काफी है। इस स्ट्रेटेजी पे काम करो, एनसीईआरटी भी आपका तुरंत कवर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक भी तुरंत कवर हो जाएगा, और क्लास भी समझ में आ जाएगा। तीनों के तीनों चीज एक साथ हो जाएगा। अगर आप लोग को कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो ये नहीं कि हम पढ़ाई इकोनॉमी का अल्प विकसित, विकसित, विकासशील, और आप इधर हिस्ट्री लेकर के बैठे हुए हैं, इधर ज्योग्राफी लेकर के बैठे। नहीं, जिस चीज का मेरा क्लास हो रहा है आप उसी क्लास को, उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में रिकॉग्नाइज या रिनॉन टेक्स्ट बुक में खोजिए और उसको पढ़िए। बस एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक, और कोई नोट्स नहीं, कोई दूसरा चीज नहीं। क्लास होता है, 3 तरह का क्लास होता है। अब अगर हर दिन आपको 3 तरह का क्लास मिल रहा है, आप 3 तरह का एनसीईआरटी का किताब पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से कई छोटी मोटी बातें हम आपको नहीं बताते हैं, छुपा देते हैं, छोड़ देते हैं कि क्या जरूरी है, इतना तो पता ही होगा। वो चीज आप खुद से पढ़ लीजिए तो आपका समय भी बच जाएगा। कई ऐसे चीज है जो हम जानबूझ करके नहीं बताते हैं, सोचते हैं चलो ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आपको बाय द वे अगर नहीं पता हो तो आप भ्रम में रह जाएंगे। तो इसके लिए आप उसी समय क्लास के बाद निकालिए एनसीईआरटी और उसको पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी का बुक का कहेंगे पीडीएफ, तो हम पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ से ही पढ़ लो। अभी आप उसको हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते हो तो पीडीएफ से ही पढ़ लो। अब पढ़ें कैसे, सवाल ये उठता है कि पढ़ें कैसे उसको। कोई भी किताब को पढ़ने का 2 स्ट्रेटेजी होता है, 3 स्ट्रेटेजी होता है। किसी भी पुस्तक का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसका 3 पद्धति है। उस 3 पद्धति से या मेथड से स्टडी किया जाता है, चाहे किसी भी लेवल का किताब हो, किसी भी लेवल का किताब हो, उसको 3 तरह से पढ़ा जाता है। कैसे? मान लो ये पुस्तक है आपकी, अब इस पुस्तक को आपको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी की पुस्तक है आपकी, और ये ऊपर हम लिख दे रहे हैं यही आपका टेक्स्ट बुक भी है। ये दोनों एक ही किताब है। अब आपने खोला, मान लो हमने पढ़ा इकोनॉमी का सेगमेंट कि भाई अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप, ये 3 इकोनॉमिक कैरेक्टर है। अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग एंड डेवलप। अब इन तीनों चीजों को क्लास में किया आप, 1 दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, जितना भी दिन लगा, 2 दिन में हो जाएगा। अब ये सब के सब अपने आप में क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन है। क्लर्क लेवल का एग्जाम तो भूल जाओ, क्लर्क लेवल में तो यही पूछ देगा कि भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है, अंडर डेवलपिंग है, डेवलपिंग है या डेवलप है, ऐसे ही पूछ देगा क्लर्क लेवल के एग्जाम में। लेकिन यूपीएससी में वो नहीं, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल ये पूछे जाएंगे कि अगर भारत डेवलपिंग कंट्री है तो क्यों है, और डेवलपिंग से डेवलप में कन्वर्ट करने के लिए भारत को क्या करना होगा, ये सवाल यूपीएससी पूछेगी। या कुछ कैरेक्टर आपको दे देगा, बताएगा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी इनमें से कौन से ऐसी कैरेक्टर है जो डेवलप कंट्री में पाया जाता है, लेकिन भारत विकासशील है। क्योंकि यूपीएससी को तो खुरचने का आदत है ना, वो खुरच करके सूचनाएं लेती है, निकालती है आपसे, छोटी छोटी बातें आपसे जानती है। वो वही सवाल पूछती है जो आप इग्नोर कर देते हैं, उधर जाने से परहेज करते हैं, और वही सवाल आपसे वो पूछती है। पॉपुलर या कॉमन सवाल वो नहीं पूछती है यूपीएससी कभी भी। यूपीएससी का एक नेचर है कि कभी भी पॉपुलर या प्रचलित सवाल नहीं पूछेगी, वो वही सवाल पूछेगी जो डार्क में है, दबा हुआ है, कभी आप सुने थे लेकिन आप ध्यान नहीं दिए, उसको पता है कि आप इसको इग्नोर किए होंगे, वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मान लो आपने ये 3 टॉपिक क्लास में किया। अब क्लास में करने के बाद आप क्या करेंगे, पता चला कि ये क्लास कम से कम 2 दिन चला। अब आपके पास 2 दिन का समय है। अब 2 दिन में एनसीईआरटी निकालिए, जिस दिन क्लास हुआ उसी दिन निकालिए, और इसको मान लो अंडर डेवलपिंग को हमने बताया, तो आप आकर के इस एनसीईआरटी के किताब में फटाक दे अंडर डेवलपिंग को पढ़े।
या अल्प विकसित को पढ़े। पढ़ करके एक बार रीडिंग दी है, फिर दूसरी बात पढ़े आप। दूसरी बात पढ़े तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट लगा जो आपको क्लास में नहीं सुने थे, तो उसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। कोई ऐसा टर्म मिला जो आप क्लास में नहीं सुने थे, सर ने नहीं बोला था या हमने उस पर डिस्कशन नहीं किया, देन आप उसको अंडरलाइन कर लो। तीसरी बार उसी चीज को उसी दिन नहीं अगले दिन भी कर सकते हैं। तीसरी बार अगले दिन आप उठिए और देखिए कि ये लाइन जो अंडरलाइन किए हैं आप इसको समझ पा रहे हैं वो क्या था, बिना देखें जहां अंडरलाइन किए हैं उस पर याद कीजिए कि ये क्या था। ये ना तो आगे पढ़िए ना तो पीछे पढ़िए, जो अंडरलाइन किए हैं उसको देखिए कि आपने जो अंडरलाइन किया है वो क्या था। तो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं, कहीं से भी रिकॉल हो सकता है, क्लास से रिकॉल हो सकता है, सोच करके सुन करके कहीं से भी वो रिकॉल हो सकता है। अगर नहीं हुआ है देन इसको फिर से पढ़िए और पढ़ करके इसको 2 लाइन या 5 लाइन का एक नोट्स बना लीजिए। ये अब आपका नोट्स हो गया, इस पे आप 100% बिलीव कर सकते हैं। इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता यूपीएससी में। जैसे दिखाए थे ना कि सीधे आप चाहेंगे चले जाएंगे, तो सीधे जाने का रास्ता नहीं है यूपीएससी का। यूपीएससी का रास्ता सीढ़ी की तरह है, न कि स्ट्रेट रोड की तरह। ऐसा नहीं है, आपको सीढ़ी की तरह इस पे चढ़ना है, ऐसे है। बोलो, इकोनॉमी भी चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है, शाम को पॉलिटी चल रहा है 4 बजे। हाँ, हिस्ट्री का अभी क्लास बंद है, हिस्ट्री का क्लास कल से शुरू होगा, जब उसमें हम लोग, हाँ, इकोनॉमी और पॉलिटी चल रहा है। हाँ, तो इकोनॉमी में 7-8 क्लास हुआ होगा और पॉलिटी में दरअसल हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेगमेंट है वो किए हैं, उसमें भी हमको लगता है 8-10 क्लास हो गया होगा। तो जो छूटा है उसके लिए परेशान नहीं होना, वो फिर आएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना कि आपका कवर छूट गया है। तो आप लेट से जन्म लिए हैं, लेट से पैदा हुए हैं, तो उसमें आपकी क्या गलती है? तो कुदरत ने आपको लेट से भेजा है। तो आप जब जगे हैं उसी समय से सवेरा है, आपकी फिर से क्लास होगी, वो सब क्लास फिर से आएगा और अलग से भी हो सकता है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो क्लास जहां पे चल रहा है उससे आगे, पीछे नहीं जाएंगे, उससे आगे। हाँ, पीछे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि पीछे जाएंगे, पीछे तब जाएंगे जब न्यू बैच क्रिएट होगा, जब न्यू लोग आएंगे, देन उनको शुरू से फिर बताया जाएगा। अब जैसे कोई बीच में इंटर करेगा उसको एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको समस्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब समझ में आएगा, आराम से डाइजेस्ट होगा आपको, ये मेरी गारंटी है आपको। तो एनसीईआरटी का बुक आपने ऐसे पढ़ा, अब आपको मन किया, मान लो 1 हफ्ता के बाद आपको मन किया कि भाई ये जो अंडर डेवलपिंग और डेवलप है, इसको खुद से लिखते हैं। अब देखो तैयारी कैसे किया जाता है, एकदम ग्राउंड लेवल की बातें आपको बता रहे हैं, जो आप लोग बहुत बाद में हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से अर्जित करें। इससे अच्छा पहले से ही सीख लीजिए मेरे से। तो ये पीटी में आपने इस तरह से पढ़ा और मेंस के लिए आपने 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन का आपने नोट्स बना लिया। अब देखो, अब आपने पेपर पढ़ा या मैगजीन पढ़ा या कहीं भी आपको आपने सुना या किसी दोस्त के साथ डिबेट कर रहे हैं तो वहां पे सुने कि भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका एक विकसित देश है, रवांडा, इथियोपिया ये सब अल्प विकसित देश है, ब्राजील, साउथ कोरिया, चाइना ये सब डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया, साउथ अफ्रीका ये सब डेवलपिंग कंट्री है। तो वहीं पे जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा ये सब विकसित देश है। बाकी अफ्रीकी देश, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री ये सब अल्प विकसित देश है। तो आपको पता चला, सुने तो आपके मन में आया कि भाई इस पे लिखते हैं, तो आप लिखने बैठे। तो आप कितना लिखेंगे पता है? एक तो क्लास में जितना सुने होंगे और आपने जितना एनसीईआरटी में पढ़ा है, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपने अगर जितना क्लास में सुना है और जितना यहाँ पे पढ़ा है, अगर इसमें भी इतना भी लिख देते हैं तो आपको गारंटी देते हैं 60% मेंस में नंबर आपको आ जाएंगे, अगर उसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो। और टॉप होने के लिए 52% टॉपर का नंबर आता है, टॉपर का 52% नंबर मैक्सिमम अभी का जो ट्रेंड है। 50 to 55, बिलो 55 में लोग टॉपर होते हैं, टॉप 50 में आते हैं। तो आप अगर ऐसा लिख देते हैं दोनों कमांड करके, देन 60% कोई नहीं रोक सकता है।
यही स्ट्रेटेजी है, रियल स्ट्रेटेजी, ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटेजी यूपीएससी की। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर कोई दूसरा मेथड अपनाते हैं, तो आपका टाइम 2 साल की जगह पे 5 साल भी लग जाए तो भी कम है। अगर आप इस मेथड पे काम नहीं करते हैं तो यूपीएससी के लिए 2 साल तो छोड़ो, 5 साल भी कम पड़ जाएगा। अगर इस मेथड पे काम करेंगे तो आपका 1.5 ईयर में पूरा पीटी और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। लेकिन करना आपको है, क्या कि क्लास तो आपको 2 ही 3 घंटे 4 घंटे का मिलेगा। बाकी समय आप क्या करेंगे, तो बाकी समय यही करेंगे जो क्लास में पढ़ाया गया उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एक आध टेक्स्ट बुक भी आपको रेफर कर देंगे, वो हर एक विषय का, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टेक्स्ट बुक रेफर कर देंगे। आप उसके साथ मिला करके, एनसीईआरटी के साथ मिला करके और क्लास का, तीनों का एक मिश्रण तैयार कीजिए और तैयार करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आंसर राइटिंग कीजिए। ये सारे काम करने में हर दिन आपको कम से कम 8 से 9 घंटा लग जाएगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 1 साल 8 से 9 घंटा पढ़ना होगा, कम से कम 1 साल। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे में आ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कमांड हो जाएगा तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, आप किसी चीज को आसानी से समझ लेंगे। 5 से 6 घंटा क्यों हम कम कर दिए, इसका कारण ये है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ करेंट डाटा को आप कवर करेंगे। सारे विषयों का करेंट डाटा जो आपने 8 से 9 घंटा में जितनी सूचनाएं अर्जित की है, जितना आपने समझा है विषय को, उन सबों को अपडेट करेंगे 5 से 6 घंटे में। बस यही आपका काम होगा। 1 से 2 घंटा तो आपका हर दिन न्यूज़पेपर में निकल जाएगा, बाकी बचा 3 से 4 घंटा तक उसी न्यूज़पेपर से सूचनाओं को संग्रहित करेंगे और इसको अपडेट करेंगे, जो आपका नोट्स है, जो आपका तैयार करके रखे हैं। तब आप रियल ग्लेडिएटर बनेंगे, योद्धा बनेंगे, वॉरियर, यूपीएससी वॉरियर बनेंगे। ऐसे नहीं होगा। ऐसे अगर आप मन में खाली पुलाव बना करके रखे हैं तो पुलाव पकेगा 5 साल 10 साल के बाद। वो भी पकेगा कि नहीं पकेगा कोई गारंटी नहीं है। आपको इसी मेथड पे काम करना होगा। रियल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यही है यूपीएससी, और कोई मेथड नहीं तो दूसरे का नोट्स, दूसरे का किताब, दूसरे का ये में भागते रहिए, कोई मतलब ही नहीं है। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लास में, एनसीईआरटी में और टेक्स्ट बुक में, जो आप दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। बाकी जो 1 साल 1.5 साल जो तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर वो कोई कोचिंग का नोट्स हम बता देंगे या हम प्रोवाइड कर देंगे उसको रिवीजन करने के लिए। वहां पे आपको परेशानी भी नहीं होगा, एक ही दिन में इतना मोटा नोट्स आप पढ़ लेंगे। 100 पेज का नोट्स आप आसानी से एक दिन में कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा। सिर्फ करंट डाटा आप देखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे बस, और उसको याद करके रखेंगे, ताकि आपको आंसर राइटिंग और पीटी में काम आ सके। ये स्ट्रेटेजी होता है तैयारी करने का, इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको तब तक रखना है अपने पास जब तक, और वो हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में नहीं। ये स्ट्रेटेजी जिसकी बात कर रहे हैं वो आपको जीवन को सफल बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको जीवन में किसी ऊंचाई पर, किसी मुकाम पे पहुंचना है, जीवन में अगर किसी मुकाम पे, किसी ऊंचाई पे पहुंचना है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो आपको 2-3 बातें हमेशा याद रखना है। सबसे पहला है क्या, निरंतरता। सबसे पहले तो लक्ष्य यानी टारगेट या गोल। गोल के बिना आपका जिंदगी बेकार है। आपका गोल होना चाहिए। किसी का गोल हो सकता है टीचर बनने का, किसी का आईएएस बनने का, किसी का क्रिकेटर बनने का, किसी का गोल कुछ भी नहीं होता है। वो जिंदगी को बस धक्के पे जीते हैं। कोई धक्का दे दिया तो उधर चलेगा, उधर से धक्का दे दिया उधर चलेगा, तो उनका जिंदगी बेकार है, जीना बेकार है। ऐसे लोगों का जिंदगी ही बेकार है। बिना गोल का जिंदगी डेड जिंदगी है, रेंगने वाली जिंदगी है। ये लक्ष्य वाला जिंदगी आपको दौड़ाता है, आपको हमेशा दौड़ने के प्रेरित करता है। तो आप जिंदगी में लक्ष्य सेट कर लीजिए, टारगेट सेट कीजिए। आपने आईएएस का टारगेट सेट किया कि हमको आईएएस बनना है। अब सोने से पहले भी यही दिमाग में चले, और जब उठे तो सबसे पहले इसी का ख्याल आए कि हमको आईएएस बनना है। हमारे पास टाइम नहीं है।
सो रहे हैं तो इसी के सपने देख करके सो रहे हैं, सो रहे हैं तो इसी का ख्वाब देखने की आशा कर रहे हैं, और सोए हैं तो इसी का ख्वाब देख रहे हैं, जग रहे हैं, आपकी आंख भी खुल रही है इसी की वजह से खुल रही है। यानी कि ख्वाब आपकी ऐसी होनी चाहिए, लक्ष्य आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोने न दे। जिंदगी का लक्ष्य ऐसी होना चाहिए जो आपको सोने न दे। अगर ये चीज आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपका वो व्यक्तित्व नहीं है जो व्यक्तित्व चाहिए। देखो, आदमी गरीबी में, अभाव में, समस्या में पैदा जरूर लेता है, लेकिन अगर उस समस्या, गरीबी से, अभाव से बाहर नहीं निकलता है तो वो उसके लिए अभिशाप है, वो उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है, स्वयं गुनाहगार है। न तो आपके माता पिता गुनाहगार है, न तो कुदरत गुनाहगार है। कुदरत ने आपको बना करके भेजा, आप उसको बढ़िया कर लीजिए। आपके पास भगवान पूरा समय दिए हैं, और जो नहीं करता है उसी में रह जाता है तो वो अभिशप्त है। तो लाइफ को अभिशप्त मत होने दीजिए। तो जिंदगी में सबसे पहला जो चीज चाहिए वो चाहिए लक्ष्य। दूसरी चीज है लक्ष्य को हासिल। लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा सेक्रीफाइस। जितनी ऊंची मीनारें उतनी लंबी सीढ़ी होगी। अब 40 फीट के मीनार पे चढ़ना है और 4 फीट के सीढ़ी से तो आप चढ़ नहीं सकते। आपको कम से कम 35 फीट का सीढ़ी चाहिए, तब 40 फीट के मीनार पे चढ़ सकते हैं। तो जितनी ऊंची मुकाम उतनी लंबी चौड़ी दुकान होनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज है लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो है निरंतरता और दृढ़ संकल्प। ये दो चीज एक साथ होना चाहिए, निरंतरता और दृढ़ संकल्पना। कंटिन्यूटी और आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये दो चीज होना चाहिए। कंटिन्यूटी इसलिए क्योंकि जिस दिन कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया देन आपको इंजन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इंजन स्टार्ट करने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, तब जाकर के इंजन स्टार्ट होता है। अगर आप 5 नंबर गियर में किसी गाड़ी को स्मूथली 60 के स्पीड में ले जा रहे हैं तो आपका एनर्जी सबसे कम कंजम्पशन होता है। जब आप औसत रफ्तार से जाते हैं तो जीवन का रफ्तार भी औसत रखिए, ना तो ज्यादा रखिए ना तो कम रखिए। ज्यादा रखिएगा तो भी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, कम रखिएगा तो भी फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होगा। इसलिए स्टैंडर्ड स्पीड रखिए, और ये स्टैंडर्ड स्पीड बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन में निरंतरता या कंटिन्यूटी जरूरी है। ये कंटिन्यूटी यूपीएससी में कैसे, तो आप फिक्स कर लीजिए कि जिस तरह से आप हर एक दिन बिना खाना खाए, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए, बिना नहाए नहीं रह सकते हैं, तो बिना पढ़े किसी भी दिन नहीं रहेंगे। तो कैसे, तो इसके लिए आप छोटा छोटा लक्ष्य तैयार कर लीजिए। छोटा छोटा लक्ष्य कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इतना हमको पता हो जाना चाहिए, और इतने पे नोट्स बना लेंगे। पता चला कि आपका किसी दिन बहुत पढ़ने का मन नहीं किया, एकदम मन नहीं किया, तो कहा सोच लिए कि भाई आज 3 ही घंटा पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि दिन में दोस्तों के साथ जाना है, घूमने जाना है, फिल्म देखने जाना है या कहीं जाना है, तो आप ये 3 घंटा आपको मिलेगा नहीं। तो क्या कीजिए कि उस दिन सुबह में उठ जाइए 4 बजे भोर में, और 4 से 7 पढ़ लीजिए, और जो आपका टारगेट है, लक्ष्य है छोटा सा, उसको हासिल कर लीजिए। पूरे दिन आप जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आपका लक्ष्य भी रहेगा, और अगले दिन आपको अफसोस भी नहीं होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यूपीएससी में। जो लड़कों को ये बात पता होता है वही सिलेक्ट होते हैं। आप इलाहाबाद, पटना, दिल्ली में जाओ, लड़के जो सिलेक्ट होते हैं वो रूम बंद करके खाना खाते हैं, नहाते हैं और पढ़ते हैं, और उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उनको बस वही टेबल, वही चेयर, वही किताब, और उनको उस बाकी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये निरंतरता चाहिए, और ये निरंतरता के लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा आपको। जब तक से आप दृढ़ संकल्प नहीं होगा, डिसीजन एकदम ले लिए हैं कि नहीं हमको करना है, तो करना है। तो ये निरंतरता बस छोटे छोटे लक्ष्यों से होगा। मान लो आपके पास टाइम है पूरे दिन में, आपके पास है कि 10 घंटा आपके पास टाइम है पूरे दिन का, आपने 4 घंटा क्लास के लिए या 3 घंटा क्लास के लिए निकाल दिया, फिर भी आपके पास 7 घंटा बचता है, 5 घंटा बचता है, चलो 5 ही घंटा रखते हैं, 5 घंटा बचता है। 5 घंटा में ये छोटे छोटे आपने जो लक्ष्य बनाए हैं, किसके अनुसार, क्लास के अनुसार बनाना है।
अपने से अभी नहीं बनाना, अभी आप अपने से लक्ष्य बनाने के काबिल नहीं है। जो क्लास में पढ़ाया जाए उसी का लक्ष्य बना लीजिए कि सर ने विकसित, विकासशील और अल्प विकसित की बात की है, तो हम 3 घंटे में इन चीजों को कवर कर लेंगे। ये मोड में काम कीजिए आप, हमेशा स्टार्ट रहिए, बंद मत पढ़िए। बंद पढ़ जाइएगा, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़िएगा, कुछ भी नहीं सोचिएगा, तो वो आपका सिस्टम डेट कर जाएगा। फिर नया स्टार्ट करने में बड़ी जबरदस्त टाइम लगता है। हम खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर हम गलती से घर चले आते थे दिल्ली छोड़ करके, किसी पर्व में, किसी त्योहार में, या किसी आयोजन में, किसी महोत्सव में, तो हमको जा करके पढ़ाई शुरू करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। 10-10 दिन, 15 दिन वेस्ट हो जाता था, मन ही नहीं लगता था, किताब में ध्यान नहीं लगता था, दिमाग भटकता था, बेचैन रहते थे, फ्रस्ट्रेट होने लगते थे। लेकिन धीरे 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 लाने में, हमको पटरी पे दोबारा लाने में बड़ी टाइम लगता था। ये हम लोगों की खामियाजा थी। और जो लड़के सिलेक्टेड होते थे, जिनका सिलेक्शन हुआ फाइनली में, वो कभी घर ही नहीं गए। वो इंटरव्यू दे करके 2 दिन के लिए घर जाते थे, तुरंत वापस आ जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था होगा कि नहीं होगा। तो तुरंत पीटी का भी एग्जाम होता था, तो पीटी में लग जाते थे। और घर भी जाते थे तो अपना मनोहर पोथी किताब लेकर के जाते थे, हम लोग भी। लेकिन हम घर में आकर के पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जो सीरियस थे वो अपने पढ़ भी लेते थे। तो हम लोगों को ये सब चीज बाद में अनुभव हुआ। तो आपको ये चीज रखना पड़ेगा, इससे आप कभी अलग मत होइए। ये लालच में मत रहिए कि अभी हम सोचे और 2023 में हम आईएएस बन जाएं, 2022 में सोचे, 2023 में, कदापि नहीं होगा। आपसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, अनुभवी लोग, उनसे आपको प्रतियोगिता है, उनसे आपकी प्रतियोगिता है। तो वो बाजी मारेंगे कि आप बाजी मारेंगे, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। पहले यूपीएससी का एक लेवल है, उस लेवल पे पहुंचिए। उस लेवल पे जैसे कि कैसे होता है, आप जंप मारते हैं, सपोज आप कहीं पे जंप मारते हैं, मान लीजिए आपको जंप मारना है, ये जंप का ग्राउंड है, यहां से यहां तक एक ग्राउंड है। अब आप यहां से दौड़ करके आइएगा तो आपको पता है कि यहां पे पहुंचने के बाद ही हमको जंप मारना है। ये आपका जंपिंग पॉइंट है, यहीं से आप जंप करके टारगेट पे पहुंचते हैं। तो पहले आप यहां से यहां तो पहुंचिए, जंपिंग पॉइंट पे तो पहुंचिए। अभी जंपिंग पॉइंट पे पहुंचे नहीं, सीधे यहां का गोल देखने लगे। आपका गोल यहां से डिसाइड नहीं होता है, जंपिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपका दिमाग कॉन्शियस काम करता है कि आप 2 मीटर फांगेंगे, 6 मीटर फरलंग लगाएंगे। इस जंपिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यही जंपिंग पॉइंट है यूपीएससी का लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या लेवल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्तर या विषय की समझ का स्तर। ये लेवल पे आपको आना पड़ेगा। और ये लेवल पे आने में कम से कम 16 महीना टाइम लगेगा आपका, कम से कम। अगर जिस स्किल पे, जिस स्ट्रेटेजी पे हम बता रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तब कम से कम 16 महीने का टाइम लगेगा। और जैसे ही यहां पहुंचेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करेंगे पीटी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे मेन। दूसरा अटेम्प्ट का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करें तो ईमानदारी पूर्वक 100%, तो इस लेवल पे पहुंचेंगे और जंप करेंगे आप। और ये लेवल पे पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन चले और दूसरे दिन आराम करने लगे, तीसरे दिन चले, चौथे दिन चले, 5वें दिन चले और बाकी 8 दिन फिर आराम करने लगे। ऐसे नहीं होगा, आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। जैसे कोई भी एथलीट होता है, जब टूर्नामेंट में जाता है वो, तो टूर्नामेंट में जाने से पहले वो निरंतर अभ्यास करता है, और अभ्यास करने के बाद फिर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। ये नहीं कि घर से उठा, कंबल से उठा, बिस्तर से उठा, चले गया टूर्नामेंट में, नहीं, वो निरंतर अभ्यास करता है। जब आप सोए रहते हैं तब वो ग्राउंड में होता है। तो बहुत सेक्रीफाई करता है। जो सक्सेस लोग हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हैं, वो बहुत सेक्रीफाई करते हैं, तब जाकर के उस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो आपको भी आईएएस बनना है, देश का सर्वोच्च सेवा में जाना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, तो ब्यूरोक्रेट ऐसे थोड़े ना बन जाइएगा। आप समझिए, कल्पना कीजिए कि आप आईएएस बन जाएंगे तो देश की दशा और दिशा तय करेंगे। मंत्री और नेता तो सिर्फ आपके मुखौटा होंगे, करना सब आप ही को है। आप पूरे जिले का एक स्वामी होंगे, मालिक होंगे। जिले में जितने भी विभाग हैं उन सबका कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है, सबको ओवरव्यू आपको देखना है, सबका फाइल आपके टेबल पे आना है, सभी तरह के लोगों से आपको कंसर्न करना है। तो हल्के फुल्के तो होंगे नहीं, आपका व्यक्तित्व तो स्वाभाविक है कि डायनेमिक होगा। तो डायनेमिक कैसे बनेगा? डायनेमिक आपको बनाना पड़ेगा। हर एक विषय वस्तु का समझ रखना होगा आपको, और एक दिन में विषय वस्तु का समझ तो होगा नहीं, वो निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होगा। तो आपको लक्ष्य में निरंतरता और दृढ़ संकल्पना रखना होगा।
ये दूसरी चीज है। और लक्ष्य छोटा छोटा रखिए, बड़ा बड़ा नहीं। ये लक्ष्य आपका बड़ा है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आपकी रणनीतिक लक्ष्य है, वो रणनीतिक लक्ष्य को छोटा छोटा रखिए, बड़ा बड़ा मत रखिए। तीसरा चीज, तैयारी के लिए, आईएएस बनने के लिए या जीवन का किसी भी उच्च मुकाम पे पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कभी भी दबाव में मत आइए, प्रेशर में मत आइए और भ्रम भी मत रखिए, कंफ्यूज में मत होइए। दबाव में मत आइए, भ्रम मत रखिए, फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, एंजाइटी मत पालिए अपने अंदर, उतावलापन ये भी नहीं होना चाहिए। ये ना कि कोई छोटा सा लक्ष्य हासिल कर लिए, छोटा सा ये कर लिए तो आप बहुत खुश हो गए, बहुत विचलित हो गया, तब तो हो गया, ऐसे हो गया, वो सब हटाइए। तो ये चीज को भी आपको अपने ये व्यक्तित्व का आपका चीज है। ऐसा नहीं है कि ये आपको डायरेक्ट सिलेक्ट कराएगा, लेकिन इसी के वजह से ये दोनों हासिल होगा। ये जब तक से नहीं होगा तब तक ये दोनों आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तित्व है। इसी व्यक्तित्व से आप सृजन करेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और ये व्यक्तित्व बहुत सारे के लोगों को परेशान कर देता है। दबाव होता है, दबाव कई तरह का हो सकता है, जैसे फिनेंशियल प्रेशर हो सकता है, आर्थिक दबाव यानी पैसे का अभाव, सामाजिक दबाव, परिवार का प्रेशर होगा, समाज का प्रेशर होगा, विवाह कर लो, नौकरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ऐसे कर लो, तो वैसे कर, इस तरह का प्रेशर आपको मिलेंगे। कभी कभी कोई क्लास छूट जाएगा, कभी कभी कोई दोस्त से बहस हो गया, कभी कुछ इस तरह का प्रेशर होंगे, तो समझ लो कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ है, तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, ना कि उसको समस्या को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। जैसे ही आपके ऊपर वो हावी होगा, दिन आपका एनर्जी जो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, जिसको इसमें लगाना है, जिसको इसमें लगाना है, आपका उधर लग जाएगा। एनर्जी आपके पास सीमित है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस एनर्जी को किधर चैनलाइज करते हो, किधर मोड़ते हो। अगर गलत दिशा में मोड़ दिए, दिन एनर्जी आपका खत्म हो गया। पता चला कि ये एनर्जी जो आपने अंदर में संचित करके रखा था, वो इसके लिए रखा था और अब इस पे खर्च करने लगे, तो उससे बचना है। दबाव एकदम नहीं झेलना है। दबाव आया, प्रेशर आया, देखो हैंडल होता है तो हैंडल कर लो, मदद किसी का लेता है तो लो, लेकिन उसको ढो मत। आज का दबाव है, प्रेशर है, उसको आज सॉर्ट आउट करो और अगले दिन से, और पढ़ाई को अलग रखो। पढ़ाई अपना अलग है, दबाव अपना अलग है। दबाव को अलग रखो, उसको झेल करके उसको निपटाओ और तुरंत अपने लक्ष्य पे लग जाओ। यह ना कि दुकान का परेशानी जहां आप जॉब कर रहे हो उसको स्टडी टेबल पर लेकर के चले आए, नहीं। जो आपके वर्क प्लेस पे प्रेशर है उसको वहीं पे छोड़ दो। आप वहां पे कल जाना उस समय तो वहीं पे संभालना उसको घर लेकर के स्टडी टेबल पे लेकर के नहीं आना है कि वहां का प्रेशर वहां यहां लेकर के आए हैं, वो दिक्कत हो जाएगा। भ्रम मत रखिए, कंफ्यूजन मत